नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय। ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। मैं आपको अभी रूबरू करा रहा हूँ देश के दिग्गज पत्रकार जिनको इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी और इवन की सोशियो इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, माइग्रेशन इकोनॉमी पर बेहतर पकड़ है, देश स्तर पर पकड़ है और कई विश्वविद्यालयों में इनके बाज़ाब्ता लेक्चर आमंत्रित किए जाते हैं एक्सपर्ट के द्वारा। अभी आज ये शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर शपथ ग्रहण के दौरान ये दिल्ली से आए हैं और दिल्ली से आने के बाद इन्होंने अपने कुछ दुर्लभ क्षणों को निकाला है ऑफबिट वन के लिए। प्रस्तुत है इनसे बातचीत के कुछ संपादित अंश। आप ऐसा आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष था, विपक्ष की भूमिका आपस में खींचतान की ही रह गई, जबकि एनडीए समेकित तरीके से, संयुक्त तरीके से फोकस करके क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर वह चुनावी मैदान में आई और नतीजा प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करके आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ भी ली, रिकॉर्ड शपथ 10वीं बार। सबसे पहले संजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए अपने इस शो पे। मैं जानता हूं कि ऑफबिट वन शो एक पत्रकार के द्वारा चलाया जाने वाला बड़ा ही लोकप्रिय और तेज़ी से प्रसारित होने वाला ये डिजिटल माध्यम है। आपने जो ये सवाल किया कि बिहार में जो ये परिवर्तन आया उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुट नहीं था और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ज़्यादा एकजुट था, तो आप यह देखिए कि ठीक यही स्थिति पिछले विधानसभा चुनाव में उलट थी, जहां एनडीए में चिराग पासवान और लोजपा का धड़ा कहीं न कहीं अलग था, असंतुष्ट था और नीतीश कुमार के विरोध में वो एनडीए के गठबंधन में न शामिल होकर के वो स्वतंत्र रूप से कई जगहों पर चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो अब नाम पड़ा है, उस समय जो राजद का जो गठबंधन था जिसे लोग महागठबंधन भी कहते हैं, तो उसमें कई लेफ्ट पार्टीज ने भी बड़ी तगड़ी जो है एक तरह से सहयोग किया था। और खुद तेजस्वी ने पहली बार बिहार का जो स्टीरियोटाइप मुद्दा था धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय, जिससे कहीं ना कहीं एक समाज में टूटन की स्थिति होती थी, विशुद्ध रूप में न धर्मनिरपेक्षता था और न ही सामाजिक न्याय था। यानी कि सामाजिक न्याय सीधे सीधे कथित आरक्षण का पर्याय था, तो धर्मनिरपेक्षता कथित मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्याय था। व्यापक लेवल पे जो देश की जो मासेज है वह सामाजिक न्याय को सामाजिक सशक्तिकरण में उसका लाभ ले और धर्मनिरपेक्षता कि किसी भी धर्म को किसी भी तरीके के पॉलिटिकल डोमेन में आने की इजाज़त न मिले, धर्मनिरपेक्षता उस मामले में भी वो कहीं ना कहीं अमल में नहीं थी। तो उसका नतीजा ये मिला कि पिछले चुनाव में शिक्षा और रोजगार जो बड़ा ही पॉजिटिव और बड़ा ही सकारात्मक मुद्दा था, तेजस्वी यादव को बढ़त मिली। दूसरी तरफ पिछले चुनाव में क्योंकि कोविड का दौर आया था और बिहार के जो करोड़ों श्रमिक जो देश के अनेकानेक इलाकों में काम करते हैं, उस आपदा काल में अपने प्रियजनों से मिलने आए जैसे तैसे भागते भूगते, और जब वो अपने गांव की ओर कूच किए तो नीतीश कुमार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत उन सारे श्रमिकों को ये कहा कि इनको क्वारंटाइन किया जाए, पास के पंचायत भवन, स्कूल भवन और सार्वजनिक भवन में रखा जाए। इससे मजदूर क्लास में बड़ा संतोष हुआ कि हम अपने बिहार अपने प्रदेश में अपने स्वजनों से मिलने आए और यहाँ भी हमें दूर रखा गया। तो नीतीश कुमार थोड़े से सुरक्षित रखा गया। हाँ, तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक उसूलों वाले प्रशासक हैं, बड़े ही एक तरह से आप कहें कि बिल्कुल वो अकड़ बना करके रखते हैं जो प्रशासकीय जो प्रोटोकॉल होता है। तो कहीं ना कहीं उस चुनाव में उन्हें नुकसान हुआ और नीतीश कुमार को ये कहना भी पड़ा कि अंत भला तो सब भला। तो जैसे तैसे एनडीए को बहुमत तो मिला, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच में फासला बड़ा कम था। तो इस बार वही चिराग पासवान का पूरा धड़ा एनडीए के साथ आया, वही उपेंद्र कुशवाहा का जो आरएलएम है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा, और जीतन राम मांझी पहले से मजबूत हुए हैं चूँकि वो केंद्र में मंत्री हैं, तो उनकी जो हिंदुस्तान आवाम पार्टी है उसका भी कहीं ना कहीं गया के और मगध के पॉकेट में उसका असर है। तो ये चारों पाँचों मिल करके एक हमारे मशहूर विश्लेषणकार हैं जो पहले सेफोलॉजिस्ट हुआ करते थे, योगेंद्र यादव, उनका मानना है कि एनडीए का जो सोशल जो वो था धड़ा था वो ज़्यादा बड़ा था, वो करीब 50% आबादी को कैटर कर रहा था। और दूसरी तरफ जो आरजेडी का जो धड़ा था वह मुश्किल से 30 और कुछ अन्य जातियों को ले लें, जिसमें कि मुकेश सहनी का जो एक तरह से मछुआरा पार्टी, निषाद पार्टी का जो गठबंधन था, तो मिला जुला करके 10, यानी 40% और 50% का जो है
10% का बड़ा मार्जिन था। उसके अलावा और कई सारे फैक्टर हैं जो इस चुनाव को एक तरह से प्रभावित किया। पहली बार मैं बता दूं कि दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर थे इस बार के बिहार के चुनाव में। पहली बात कि केंद्र में पदारूढ़ मोदी की सरकार राजनीतिक रूप से अभी बिहार के समर्थन पर चल रही है, यानी कि नीतीश कुमार के पार्टी के 15 सांसदों के समर्थन से चल रही है। दूसरी तरफ आंध्र के चंद्रबाबू नायडू की भी पार्टी के समर्थन से चल रही है। तो नीतीश कुमार ने बिहार के चुनावों को नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनावों को नीतीश कुमार से भी ज़्यादा सीरियस लिया। अच्छा। हाँ, और इसीलिए आप देखिए कि अप्रैल के महीने में जब पाकिस्तान ने अपने यहाँ जो पहलगाम अटैक किया, उस दौरान भी ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी से अपनी जो है एक तरह से यात्रा शुरू की और रैलियाँ की। फिर भागलपुर, गया, सिवान, मोतिहारी, कई शहरों में उनके दौरे हुए। और दूसरी बात ये कि राष्ट्रीय संकल्प शक्ति बिहार के चुनावों को लेकर के राजनीतिक रूप से ज़्यादा थी। तो दूसरी तरफ बिहार में पहली बार पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स, फ्रीबीज की पॉलिटिक्स, मुफ्त की पॉलिटिक्स पहली बार एंट्री की। अभी तक बिहार में बिल्कुल एक विशुद्ध अपने तरीके से चुनाव का रणभेरी सजता था और दोनों पार्टियां आपस में मुकाबला करती थी। लेकिन पहली बार जो ये फ्रीबीज की जो पॉलिटिक्स आई, उसमें कुछ फैसले बहुत ही अच्छे थे। मैं उसका निजी तौर पे बहुत स्वागत करता हूँ कि सामाजिक सुरक्षा के पेंशन की जो राशि अत्यल्प 400 रुपये थी और वो करीब 25-30 सालों से थी, उसे बढ़ा करके वाजिब और फौरी राहत दी गई 1100 रुपये करके। इससे मैंने बिहार की जनता के बीच में देखा कि उससे इसका तो क्रेडिट वो प्रशांत किशोर भी लेते हैं और इसका क्रेडिट वो तेजस्वी भी लेते हैं कि सबसे पहले उन्हीं लोगों ने आवाज उठाई। तो विपक्ष का, लेकिन अब सवाल यह है कि जो सरकार काम करती है, जो फैसले लेती है, जो अपने खजाने से पैसे देती है, जनता उस पर विश्वास करती है। इसीलिए जो प्रो इनकम्बेंसी जो होता है और एंटी इनकम्बेंसी होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी में आपको धारा के खिलाफ बहुत बड़ी ताकत लगानी पड़ती है विपक्ष को। जब तक बहुत गहरा असंतोष न हो सरकार के खिलाफ, तब तक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल उतना नहीं बनता है। अगर आप कह रहे हैं कि विपक्ष का तो फिर यही काम ही है, या हम जैसे विश्लेषकों का, आप जैसे पत्रकारों का ये काम है कि जनता, सरकार को बताया जाए कि जनता यहाँ पर त्रासदी में जी रही है और जनता के इन मुद्दों को आप टेकअप करिए। तो चलिए, आपने अगस्त के महीने में, जुलाई या अगस्त के महीने में आपने जो है वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ा दी, बड़ा अच्छा फैसला हुआ। फिर पहली बार जो मुफ्तखोरी आई कि बिजली माफ़ी यहाँ भी ले आया गया बिहार में, शायद 110 यूनिट तक, 125 यूनिट तक जो है वो मुफ्त देने की बात की गई। फिर तीसरा कि शायद वो आशा वर्कर और कुछ वर्करों के जो वजीफे हैं आजीविका के, वो शायद दुगुने या डेढ़े किए गए। तो मुझे लगता है कि इससे जो है लोगों में हर्ष की लहर आई। लेकिन जो फाइनल गेम चेंजर प्लान था कि वह जो महिला स्वयं सहायता समूह है और जिससे उनको मतलब आजीविका के मद में नाबार्ड की योजना के तहत, और सरकार का भी उसमें स्पॉन्सरशिप है, तो महिलाओं को आप लाखपति बनाते हैं, लाखपति दीदी बनाते हैं स्वरोजगार के माध्यम से। तो शायद रजिस्टर्ड पंजीकृत बिहार के 75 लाख महिलाओं को आपने तात्कालिक 10,000 रुपये दिए, यह कह करके कि आपको 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी और आप अपना उद्यम और कारोबार शुरू करेंगे। अब ये चीज़ थोड़ा सा विवादास्पद भी हुआ कि चुनाव के नोटिफिकेशन के पहले ये घोषणा तो हुई, लेकिन जो पैसों का जो ट्रांसफ़र हुआ, बताया जाता है कि नोटिफिकेशन के बाद हुआ। अब वो एक साइलेंट था, घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन वह एग्जीक्यूशन हो रहा था। और चुनाव आयोग ने इसको टेक्निकली मना किया या नहीं किया, मैं ये बात मानता हूँ कि जब सरकार में, जब सारे जो अमले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आते हैं। कई जगह तो चुनावों में सरकार को बिल्कुल त्याग पत्र देना पड़ता है और इंटरिम सरकार बना करके चुनाव कराया जाता है। लेकिन भारत में तो ये परिपाटी है कि जो इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट होती है उसको चलाए रखा जाता है और चुनाव कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इसका फ़ायदा लिया। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, विपक्ष कितना भी कहे कि 10,000 की रिश्वत दी गई, जो मतलब कि जो माहौल था वह सत्तारूढ़ दल के पक्ष में ही था। क्योंकि मैंने कहा कि केंद्र ने काफ़ी ज़्यादा जोर लगाया। मैं आपको बता दूं कि जुलाई और अगस्त के महीने में जो केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक हुई, लगातार 3 बैठकों में केवल बिहार को लेकर के फैसले किए गए। अच्छा। हाँ, मैं उस बैठक में मैं गया था और सब मैंने देखा। हम गए तो पूरा बिहार में है ये केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग। और उसमें होता क्या था, तो कोई नए राजमार्ग की घोषणा होती थी और उसके लिए बजट का फंड का एलोकेशन होता था। कोई नए रेल मार्ग की घोषणा होती थी, कभी नई रेलवे, नई ट्रेनें चलाए जाने की घोषणा हो रही थी, कहीं नई सिंचाई परियोजनाओं को लेकर के घोषणा हो रही थी, तो कहीं बाढ़ नियंत्रण को लेकर के भी घोषणा हो रही थी। तो यानी बिहार की जनता ने समझा कि डबल इंजन की सरकार से हमें लाभ लेने का पूरा मौका मिला है। अगर हम दूसरी सरकार को लाएंगे तो केंद्र से उस तरीके की मदद और इमदाद शायद न मिल पाएगी। तो इसीलिए ने एकजुट होकर के जो है ये मतलब कि एनडीए के पक्ष में, प्रो इनकम्बेंसी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। अब तीसरा सवाल आता है कि विपक्ष ने जो एसआईआर का मुद्दा उठाया,
मेरी उसमें पर्सनल ओपिनियन है कि चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को अस्वीकार कर दिया कि उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। तो वहाँ पर विपक्ष को बिल्कुल हल्ला बोलना चाहिए था, कहना चाहिए था कि जब सीबीआई सीबीसी के डायरेक्टर की नियुक्ति आपको में क्या ऐसा नहीं लगता कि एसआईआर का जो मुद्दा जी खास करके राहुल गांधी जी ने जो उठाया वह मुद्दा बहुत तो मायने नहीं रखा बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल मायने नहीं रखा। वही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि आप चुनाव आयोग के आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जजेज के प्रेजेंस में न कराने के सरकार के फैसले का आपने ज़बरदस्त विरोध नहीं किया, आपको करना चाहिए था। लेकिन जब चुनाव आयोग अस्तित्व में आ गया, पहले भी चुनाव आयोग होता था, तो अगर वो कोई पहल कर रहा है जो उसका प्रेरोगेटिव है कि चुनाव के जो सारे सूची है उसको वो दुरुस्त करे। और मैं बता दूं कि देश में कोई भी रिफॉर्म हो तो विपक्षी दल उसका विरोध करते हैं, वो यथास्थितिवादी हैं। मुझे लगता है कि सारे चुनाव के जो आइडेंटिटी तो कार्ड उनका धर्म थे, है। हाँ, चुनाव के जो आइडेंटिटी कार्ड थे वो सब बोगस थे। सब में कहीं नाम गलत, कहीं पता गलत, कहीं उम्र गलत, कहीं पिता का नाम गलत। और जो सो कॉल्ड अवैध आप्रवासी आए हैं तो भारत की नागरिकता कानून के तहत उन्हें आपको हटाना ही होगा। क्या विपक्ष ये चाहेगा कि बाहर का कोई घुसपैठी वो वोट दे और आप उसका समर्थन करेंगे? इवन कि अगर कोई हिंदू भी बाहर का आएगा और यहाँ पर अवैध उसका मतदाता सूची में स्थान आता है तो वह भी इसकी पात्रता नहीं रखता है। और अगर देश का कोई वैलिड मुस्लिम नागरिक है और वह मतदाता सूची में है तो वह वोट देने की पात्रता रखता है। तो इसीलिए चुनाव आयोग के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बीच बचाव करके बीच का रास्ता निकाला। उसके बाद भी विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा बना करके वो आत्मघाती कदम उठाया, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा और इससे ये मैसेज गया कि आप सुधारों के समर्थक नहीं हैं, आप जो है यथास्थितिवाद के समर्थक हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ ठीक नहीं थी। मुझे लगता है कि एसआईआर अब तो पूरे देश में लाया जा रहा है और ये अच्छी बात है और ये सुधार होना चाहिए। जैसे कि प्रमाणिकता आए हर चीज़ में, जैसे कि आधार के जरिए हम सारे पेमेंट जो है उसको हम प्रमाणिक बनाते हैं, पैन के जरिए लेन देन को प्रमाणिक बनाते हैं। तो